छोटी छोटी मैं 10 बातें आपके सामने रख रहा हूं। नंबर 1, समय का सम्यक उपयोग करिए, समय का संतुलित उपयोग करिए। यानी कि अपने जीवन में एक पढ़ाई को महत्व दीजिए, लेकिन समाज की उपेक्षा भी मत करिए। समाज को महत्व दीजिए, लेकिन परिवार की उपेक्षा भी मत करिए। परिवार को महत्व दीजिए, लेकिन अपने धार्मिक कार्यों की भी उपेक्षा मत करिए। इसलिए बैलेंस का मतलब होता है हर पहलू में संतुलन लाने की कोशिश करिए। ये पहली इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपनी ज़िंदगी में बाकायदा संतुलन की कोशिश करिए, ताकि आप जो पाना चाहते हैं वो आप खुशी के साथ और सफलता के साथ प्राप्त कर सकें। इसलिए बैलेंस इन लाइफ। नंबर 2, आपके क्या उद्देश्य हैं, क्या लक्ष्य हैं। असल में हमने शुरुआत ही इसी से की थी, लक्ष्य स्पष्टता। याद करिए, हमने कहा था लक्ष्य को वक्ष के समक्ष रखने में दक्ष बनिए। हमने ये भी कहा था लक्ष्य ओझल तो जीवन बोझिल। और इसलिए नंबर 2, आपके लक्ष्य क्या हैं, आप क्या पाना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, उसी के अनुसार तो आप समय का प्रबंध करेंगे। और इसलिए हम कहते हैं कि आपका विज़न, दूरदृष्टि, आपकी भूमिका क्या है और आपके लक्ष्य क्या हैं, ये बिल्कुल अच्छी तरह से आपको स्पष्ट होने चाहिए। और आपके गोल क्या होने चाहिए, क्लियर, फर्म एंड अचीवेबल। आपके लक्ष्य, आपके उद्देश्य आईने की तरह से साफ सुथरे ही नहीं होने चाहिए, सच्चे और सुच्चे भी होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए और प्राप्य होने चाहिए। हम पढ़ चुके हैं स्मार्ट का मतलब क्या होता है। यानी कि जो भी आप लक्ष्य पाना चाहते हैं स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, आर्टिकुलेट होने चाहिए, और वो लक्ष्य जो हैं रियलिस्टिक होने चाहिए और टाइम फ्रेम होना चाहिए, कितने समय में आप इसको पूरा करना चाहते हैं। इसलिए आपके गोल, आपके लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए। नंबर 3, जो भी काम करें उस काम में ध्यान दीजिए आपका मूल्य बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। मैंने कहा ना, मैं विफल तो हुआ, मैं असफल तो हुआ, मेरे नंबर कम तो आए, मैं इंटरव्यू में रह गया, लेकिन मुझे एक सबक तो मिला, और सबक भी अपने आप में मूल्य को बढ़ाता है। तो वैल्यू एडिशन होना चाहिए। और ये वैल्यू एडिशन आप कब कर सकेंगे, जब आप अपने वक्त का इस्तेमाल अपनी ऊर्जा चक्र के अनुसार कर सकेंगे। आप सब ने ये सुन रखा है बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी। हमारे शरीर में भी एक जैविक घड़ी है जो हमें समय के बारे में सचेत करती रहती है। हम सावधानी से उसका इस्तेमाल न करें, ये हमारी बात है, लेकिन वो तो सचेत करती। इसलिए आप अपनी ऊर्जा चक्र को पहचानें कि किस समय आप सर्वाधिक ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़िंदगी में सदा याद रखिए, मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ दिखा नहीं पा रहा हूँ किसी तकनीकी कारण, और वो है कि ज़िंदगी में ये मत कहिए कि आप वृद्ध हो गए हैं। वृद्ध होना आपके मेरे हाथ में ही नहीं। हर मिनट हम बड़े होते जा रहे हैं। 10 बजे से हमने बात शुरू की, 10:42 हो रहे हैं, और 10:42 का मतलब क्या हुआ, 42 मिनट 29 सेकंड निकल गए। हम वृद्ध तो हो गए, लेकिन वृद्ध होना एक बात है और वृद्धि होना दूसरी बात है। तो सवाल ये नहीं कि आप वृद्ध हुए, सवाल ये कि आपकी वृद्धि हुई क्या। अंग्रेजी में कहते हैं यू हैव ग्रोन, इट्स ऑल राइट, बट हैव यू ग्रोन अप। ग्रोन एंड ग्रोन अप दो अलग अलग बातें हैं। इसलिए हर बार अपने आप से पूछिए, मेरी वृद्धि कितनी हुई, मेरा मूल्य कितना बढ़ा। वक्त तो निकल गया, वक्त तो निकलेगा ही। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि वक्त की ये विशेषता है कि कैसा भी वो गुजर जाता है, लेकिन वो गुजरा कैसा, आप में क्या परिवर्तन आया, आप में क्या संशोधन आया। और इसलिए हमें वृद्ध नहीं होना है, वृद्धि होना है। आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं, कौन सा काम है जो आपको अ ब स के अनुसार तय करना है। और अ ब स क्या है, अ ब स का मतलब है वो काम जो आपको अभी करना चाहिए, वो काम जो आपको अभी करना चाहिए, वो काम जो आपको बाद में करना चाहिए, वो काम जिसके लिए आपके पास समय नहीं है। तो अ ब स का मतलब ध्यान दीजिए, अभी।
बाद में और आपके पास समय नहीं। इसलिए सिद्धांत बहुत सिंपल है, क्योंकि समय का मतलब ही क्या होता है? समय का मतलब होता है कि जो भी काम करें, स का मतलब है वो सोच समझ करके करें, क्योंकि वक्त का मामला है और इसलिए काम क्या करें? सोच समझ के करें। म का मतलब है जो भी काम करें वो मगन होकर के करें, यानी कि आप जो काम करें उस काम में आप पूरी तरह से खो जाएं, तो मगन होके करें। और यह का मतलब है कि केवल काम नहीं करना है, योगदान करना है। अगली बात पर आइए, नंबर 5, जिंदगी के अंदर विश्राम के महत्व को समझिए। विश्राम से हमारी ताकत बढ़ती है, विश्राम से हमारी रचनात्मकता बढ़ती है, विश्राम से हमारी सृजनशीलता बढ़ती है। इसलिए विश्राम को हल्के नहीं लेना चाहिए। यदि मुझे एक बरनी में अचार डालना है तो समझदारी क्या है? आप अपने घर में महिलाओं को देख चुके हैं, माता जी को देख चुके हैं, बहनों को देख चुके हैं। क्या करते हैं? बरनी में थोड़ा सा डाला, हिलाया उसको, फिर थोड़ा सा डाला, फिर हिलाया उसको। ये हिलाना ही वास्तव में क्या है? फुर्सत है। इसलिए अपने आप को वक्त दीजिए, अपने आराम और विश्राम के महत्व को भी। थोड़ी सी गपशप अच्छी है। मैंने आपसे कहा ना, हम दोस्त 1965, अंदाज लगा लीजिए कितने साल हो गए। कल 15 मिनट भी हमने एक दूसरे की शक्ल देख ली, दूर दूर। कोई कनाडा में है, कोई हमारे जयपुर में ही दूर दूर हैं, क्योंकि इन दिनों मिल नहीं सकते, लेकिन एक दूसरे को देखा, 10-15 मिनट बात की, हल्के हो गए। हल्का होना सीखिए ज़िंदगी में, खाली होना सीखिए ज़िंदगी में, ताकि आप में कुछ अच्छा भरा जा सके। नेक्स्ट, ना कहने और मना करने की कला आनी चाहिए। मना कर दीजिए, मुझसे काम नहीं हो सकता। आप सबको खुश बनाने के लिए पैदा नहीं हुए, और सबको खुश करने के प्रयास में आप अपने आप को नाखुश क्यों करते हैं? इसलिए कोशिश करिए, जो चीज़ आप नहीं कर सकते, जो नहीं करना चाहते, मना कर दीजिए। एक विनम्र पर मजबूत ना, लेकिन विवशतापूर्ण हाँ से कई गुना बेहतर होती है और हितकर होती है। फिर समय का अपव्यय मत करिए। मैंने आपसे कहा कि एकमात्र ऐसा साधन है समय, जो लौट के नहीं आता। 5 विशेषताएं मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। टाइम इनटेंजिबल है, इरिवर्सिबल है, इरिट्रीवेबल है, इरिप्लेसिएबल है। बता चुका हूँ मैं आपको, और आपका समय कीमती है, इसलिए आपका समय खराब नहीं करूँगा। लेकिन ज़्यादातर होता क्या है? ज़्यादातर यही होता है कि हम बेकार के कामों में उलझे रहते हैं। हम अपने आप समय कैसे खराब करते हैं? आलस के द्वारा, टालने के द्वारा, थकावट के कारण, ना कहने की हिम्मत के अभाव के कारण, या फिर हम कुछ ऐसे टाइम खराब करते हैं मोबाइल पर, बेकार में लोगों के इंतज़ार कर रहे हैं, नहीं आया, अपनी पढ़ाई करनी है। तो ये तरीके कोशिश करिए इनसे बचने की। फिर हमारी एक बहुत गंदी आदत है टालना। असल में हमारी भयंकर बीमारी है, बाद में देखेंगे, कल करेंगे। आलस की परिभाषा क्या है? आलस को आप आज का वक्त देते हो, आलस आपसे कल का वक्त भी छीन लेता है। सुनिए और गौर से अपनी ज़िंदगी में इसको आत्मसात करिए। आलस को आप आज का वक्त देते हैं, आलस आपसे कल का वक्त भी छीन लेता है। और इसलिए ये टालूवादिता को कोशिश करिए। और ये टालूवादिता क्यों होती है? हम आदत से मजबूर हैं। कोई काम हम इसलिए नहीं करते, भाई हम सफल तो होंगे ही नहीं, ये असफलता का डर है। आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आपका विश्वास कम है, और आप सारे काम बड़े अच्छे तरीके से करना चाहते हैं। एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए, पूर्णता सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन है। तो पूर्णता सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन है। सारे काम मैं पूर्ण ढंग से करूंगा तो आप, सच बात यह है कि कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा? पूर्णता सफलता की जानी दुश्मन है। और इसलिए कोई भी काम जो करना है वो करिए, पूर्णता के प्रयास में नहीं। और इसलिए अपने आप को गणेश मत मानिए, अपने आप को सरस्वती मत मानिए कि मैं तो बहुत सारे काम और पूरे न्याय के साथ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। नहीं कर सकते आप। और इसलिए एक बार में एक काम को अच्छी तरह से पूरा करिए।
एक बार में एक काम को अच्छी तरह से पूरा करिए, पूर्णता पर पूर्ण विराम लगाने की कोशिश करिए। दुनिया में ऊपर वाले के अलावा कोई पूर्ण नहीं हो सकता। जो कभी गलती नहीं करता वो भगवान है, और जो कभी गलती से नहीं सीखता वो हैवान और शैतान है, और जिससे गलती होती है और महसूस करके जो सीखने की कोशिश करता है उसी के नाम इंसान है। और इसलिए पूर्णता के प्रयास में काम को टालिए मत, पूर्णता के प्रयास में काम को अधूरा मत छोड़िए। हम पूर्ण हो ही नहीं सकते। पढ़ाई करनी है, आगे बढ़ना है। मैं तब तक नहीं पढ़ाई करूँगा जब तक मेरे को पूरी तरह से समझ में नहीं आ जाएगा। अब परीक्षा में भी आप ये गलतियाँ करते, जब तक एक जवाब आपको नहीं मिल जाता आप दूसरे प्रश्नों को देखते ही नहीं हैं। नतीजा क्या होता है? इस पूर्णता के चक्कर में आप असफल होते ही होते हैं, क्योंकि एक प्रश्न में आप इतने उलझ गए कि बचे हुए 15 प्रश्नों को आप कर ही नहीं पाए, टाइम खत्म हो गया। इसलिए पूर्णता नहीं। कोशिश करिए आप अपनी क्षमता के अनुसार जितना कर सकते हैं करिए, और इसीलिए एक बार में एक काम करिए। मैंने आपको ये बात बता दी है, पेशेंस रखिए। हर बार आपकी इच्छा के अनुसार काम हो कोई ज़रूरी नहीं। आखिर दुनिया में आप सोचिए 750 करोड़ लोग हैं, हर व्यक्ति की खाली इच्छा पूरी होती रहेगी तो दूसरे फिर क्या करेंगे? इसलिए सदा याद रखिए, थोड़ी सी पेशेंस रखिए, थोड़ी सी धीरता रखिए। आपका भी वक्त आएगा और आप भी अपना काम पूरा कर पाएंगे। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा गंभीर विश्लेषण है, आप अपने आप को किस श्रेणी में रखते हैं, आसुरी या दैवी? आसुरी श्रेणी वाले लोगों का पास्ट क्या होता है? टेंस होता है, यानी कि भूतकाल तनावपूर्ण होता है। भूतकाल का तनाव खत्म ही नहीं होता। उनका वर्तमान क्या होता है? अपूर्ण होता है। और उनका भविष्य क्या होता है? जिस पर उनको संशय है। लेकिन जो दैवी प्रकृति वाले हैं उनको जरा आप देखिए, भूतकाल बीत गया और जो बीत गया उसको बिसारना ही ठीक है। इसलिए विगत को भूल जाइए। वर्तमान क्या आनंद है, मैं हर पल का सर्वाधिक सर्वोत्तम इस्तेमाल करूंगा। और भविष्य क्या है? मेरे हाथ में। डोंट रिजाइन टू योर डेस्टिनी, डिजाइन योर डेस्टिनी। हमारे ज़माने का गाना, नन्हे मुन्ने बच्चों तुम्हारी मुट्ठी में क्या है। अब बच्चे क्या कहते हैं? मुट्ठी में तकदीर हमारी। हम अपनी तकदीर को बनाएंगे, हम अपनी तस्वीर को बनाएंगे, हम अपनी तकदीर तस्वीर को सजाएंगे। और इसलिए भविष्य मेरे पास है, मैं उसको बनाऊंगा, मैं उसको सजाऊंगा। सारी बात का निचोड़ ये है कि आप अपने आप से पूछिए, आप आसुरी बनना चाहते हैं या दैवी बनना चाहते हैं? जो आसुरी प्रकृति के लोग होते हैं, समय के प्रति उनका चेतना का अभाव होता है, वो वेदना से घिरे रहते हैं। लेकिन जो दैवी प्रकृति के बच्चे हैं वो समय के महत्व को, उसके प्रति चेतना को महत्व देते हैं। वो समय को पूरा सम्मान देते हैं और इसलिए समय भी उन्हें सम्मान देता है।